नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सभी इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सभी इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए ना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अवसर लागत क्या होता है, अवसर लागत से क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि अवसर लागत क्या होता है, यानी कि अवसर लागत से क्या समझते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निगमन और आगमन प्रणाली में अंतर बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो निगमन होता है और जो आगमन होता है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको निगमन और आगमन प्रणाली में अंतर बताना है कि इन दोनों प्रणाली में क्या अंतर होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग की लोच की रॉबिन्सन द्वारा दी गई परिभाषा दीजिए। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मांग की लोच की जो रॉबिन्सन द्वारा दी गई परिभाषा है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको रॉबिन्सन द्वारा दी गई परिभाषा लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्ता के चयन की समस्याओं के संदर्भ में सम सीमांत उपयोगिता सिद्धांत की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता के चयन की समस्याओं के संदर्भ में सम सीमांत उपयोगिता सिद्धांत क्या करना है, सम सीमांत उपयोगिता सिद्धांत की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर होता है। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, रीज रेखाएं किसे कहते हैं। छठे क्वेश्चन के अंदर बताना है कि रीज रेखाएं क्या होता है, रीज रेखाएं किसे कहते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में आय की प्रवृत्ति बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में आय की क्या प्रवृत्ति होती है। सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको पूर्ण प्रतियोगी बाजार में आय की प्रवृत्ति बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समोत्पाद वक्र का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि समोत्पाद वक्र क्या होता है। यहाँ पे आपको समोत्पाद वक्र का अर्थ बताना है और समोत्पाद वक्र का परिभाषा बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आय प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि आय के क्या प्रभाव होते हैं, आय प्रभाव को स्पष्ट करना है, यानी कि आय के प्रभाव को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतियोगिता के आधार पर जो बाजार होता है, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विशुद्ध एकाधिकार किसे कहते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि विशुद्ध एकाधिकार क्या होता है, विशुद्ध एकाधिकार किसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको 11वां क्वेश्चन के अंदर विशुद्ध एकाधिकार के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कीमत दृढ़ता के कारण बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि कीमत दृढ़ता क्या कारण होते हैं। 12वां क्वेश्चन के अंदर आपको कीमत दृढ़ता के कारण बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकारी प्रतियोगिता का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। यानी जो एकाधिकारी प्रतियोगिता होता है, 13वां क्वेश्चन के अंदर आपको एकाधिकारी प्रतियोगिता का अर्थ बताना है और एकाधिकारी प्रतियोगिता का परिभाषा बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल्य विरोधाभास क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य विरोधाभास क्या है। यहाँ पे आपको 14वें क्वेश्चन के अंदर मूल्य विरोधाभास के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाजार की असफलता क्या है, बाजार की असफलता के कारण बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार की असफलता क्या है। यहाँ पे सबसे पहले बताना है कि बाजार की असफलता क्या है, उसके बाद आगे आपको बताना है बाजार की असफलता क्या कारण है। यानी कि सबसे पहले आपको बाजार की असफलता के बारे में बताना है कि बाजार की असफलता क्या होता है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि बाजार की असफलता के कारण क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वितरण का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि वितरण होता है, वितरण का अर्थ क्या होता है और वितरण का परिभाषा क्या होता है। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको वितरण का अर्थ एवं परिभाषा बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आयरो के सामाजिक चयन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो आयरो के सामाजिक चयन सिद्धांत है, यहाँ पर दोस्तों आपको 17वें क्वेश्चन के अंदर आयरो के सामाजिक चयन सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पैरेटो की कसौटी से आप क्या समझते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि
पायरियोडिक कसौटी क्या होती है। यहाँ पर दोस्तों 8वें क्वेश्चन के आपको बताना है कि पायरियोडिक कसौटी क्या होती है और यहाँ पे आपको पायरियोडिक कसौटी के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे दोस्तों आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिग्स के अनुकूलतम दशा का वर्णन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों 19वां क्वेश्चन कर रहा है जो हिग्स है, यहाँ पे दोस्तों आपको हिग्स के अनुकूलतम दशा का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आगमन प्रणाली का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि जो आगमन प्रणाली होता है 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको आगमन प्रणाली का संक्षिप्त परिचय देना है। ये तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्याओं एवं उनके समाधान की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की कौन कौन सी प्रमुख समस्या है। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताना है। उसके बाद आगे कह रहा है कि उनके समाधान की विवेचना कीजिए। यानी कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको उनके समाधान की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मांग का क्या अर्थ है, मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। मांग रेखा दाएं को नीचे की ओर क्यों झुकती है, उन परिस्थितियों को बताइए जिनमें मांग रेखा ऊपर की ओर बढ़ती है। यहाँ पर तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मांग का क्या अर्थ है। सबसे पहले आपको मांग का अर्थ बताना है कि मांग का क्या अर्थ है। उसके बाद अगले स्टेप में कह रहा है कि मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। यानी कि मांग के नियम की क्या व्याख्या है, दूसरे स्टेप में आपको मांग के नियम की व्याख्या करना है। उसके बाद आगे कह रहा है कि जो मांग रेखा होती है, मांग रेखा दाएं को नीचे की ओर क्यों झुकती है। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि जो मांग रेखा होती है, मांग रेखा दाएं को नीचे की ओर क्यों झुकती है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको बताना है कि उन परिस्थितियों को बताइए जिनमें मांग रेखा ऊपर की ओर बढ़ती है। यानी कि अगले स्टेप में आपको बताना है कि जो मांग रेखा होती है, मांग रेखा ऊपर की क्यों बढ़ती है। यहाँ पर दोस्तों आपको उन परिस्थितियों को बताना है जिनमें मांग रेखा ऊपर की ओर बढ़ती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्ता की बचत में पूर्व हिग्स के योगदानों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता की बचत में पूर्व हिग्स की क्या योगदान है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको उपभोक्ता की बचत में पूर्व हिग्स के योगदानों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सम सीमांत उपयोगिता का अधिकतम संतुष्टि नियम की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सम सीमांत उपयोगिता का अधिकतम संतुष्टि नियम है। यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर सम सीमांत उपयोगिता का अधिकतम संतुष्टि नियम की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के विभिन्न स्वरूप बताइए। यहाँ पे दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको उत्पादन के बारे में बताना है कि उत्पादन किसे कहते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि उत्पादन के विभिन्न स्वरूप बताइए। यानी जो उत्पादन होता है, उत्पादन के कौन कौन स्वरूप हैं। यहाँ पे दोस्तों अगले स्टेप में आपको उत्पादन के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आगम से आप क्या समझते हैं, आगम की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहे हैं कि आगम क्या होता है, आगम से क्या समझते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि आगम की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। यानी जो आगम होता है, आगम की जो अवधारणाएं होती है, अगले स्टेप में आपको आगम की अवधारणाओं की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकार के अंतर्गत कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार होता है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो एकाधिकार है, एकाधिकार के अंतर्गत जो कीमत है और जो उत्पादन है, इसका निर्धारण किस प्रकार होता है। यहाँ पे आपको सातवें क्वेश्चन का बताना है कि एकाधिकार के अंतर्गत कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की स्थिति की समीक्षा कीजिए। यानी कि 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अपूर्ण प्रतियोगिता होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो बाजार की स्थिति है, यहाँ पर दोस्तों आपको अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की स्थिति की समीक्षा करना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया है। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।